हेलो साथियों, नमस्कार। देखिए, ये ब्लड का लास्ट चैप्टर होने वाला है ना। और इसके बाद में जो हम लोग लेक्चर पढ़ेंगे वो होगा रक्त परिसंचरण तंत्र से, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड वो चैप्टर होगा। तो जो है हमने सारे के सारे सेक्शन देख लिए, ब्लड से रिलेटेड जितने भी ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस थे। आप पहला फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर देख सकते हैं, बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में तैयार पड़ा हुआ है, तो आप ज़रूर उनको जो है एक बार व्यू करेंगे। और लास्ट लेक्चर है जिसमें मैं आपको WBC के बारे में पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन दूंगा और कुछ अदर इन्फॉर्मेशंस पे भी आएंगे, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, प्रतिस्कंधक देख लिया था, जिसको हमने एंटी कोगुलेटिव मटेरियल बोला था। व्हाट आर द एंटी कोगुलेटिव मटेरियल? जो है रक्त को जमने से रोकते हैं। तो जब भी कभी ब्लड बैंक में रक्त को जमने से रोकना होगा तो हम लोग कुछ आर्टिफिशियल एंटी कोगुलेटिव मटेरियल डालते हैं, जैसे सोडियम डेक्सट्रोज, सोडियम साइट्रेट, EDTA, है ना। तो इस तरह के हम लोग कई प्रतिस्कंधक, लेकिन कई ऐसे प्रतिस्कंधक होते हैं जो नेचुरली अकर्ड होते हैं, मतलब प्राकृतिक रूप से हैं। तो मानव के शरीर में कभी भी रक्त नलिकाओं में क्या है, हिपेरिन पाया जाता है, जिसके कारण हिपेरिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि रक्त को जमने नहीं देता। वहीं फाइब्रिनोजन क्या है, वो रक्त के थक्के को जमाने में सहायक है। तो ये बात आपको याद रखनी है ना। अब बात आ रही है हिरुडिना। हिरुडिना जो है ये जौंक में, लीश में पाया जाता है। तो हमने प्रतिस्कंधक वाला पूरा सेक्शन पिछले लेक्चर में देख लिया था। अब हम लोग आगे चल रहे हैं, WBC, है ना। और WBC के जो टेक्निकल नेम है उसको हमने क्या बोला था, WBC के टेक्निकल नेम को ल्यूकोसाइट, है ना। WBC का टेक्निकल नाम क्या था, ल्यूकोसाइट, है ना, ल्यूकोसाइट बोलते हैं। तो देखिए ल्यूकोसाइट क्या होता है, चूंकि सफ़ेद होता है, सफ़ेद रक्त कणिका है। बेसिकली ल्यूकोसाइट आर 5 टाइप्स, है ना, 5 प्रकार की होती हैं। तो जिनमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ग्रेन्यूल्स का मतलब छोटी छोटी कणिका के रूप में, है ना। तो जो केंद्रक की आकृति की, है ना। तो देखिए जिनमें कणिकाएं पाई जाती है, स्मॉल जो है ना, केंद्रक के आकार में छोटी छोटी कणिकाएं पाई जाती हैं, तो वो तो क्या कहलाती है, कणिका युक्त, है ना, ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है। जिनमें कणिकाएं नहीं पाई जाती, कणिकाओं का मतलब है छोटे छोटे कण की तरह से, कण का मतलब जैसे पार्टिकल्स होते हैं वैसे, और उन्हें क्या कहा जाता है, एग्रेन्युलोसाइट। तो WBC जो है उसको हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, कणिका युक्त मतलब ग्रेन्युलोसाइट, और कणिका विहीन मतलब एग्रेन्युलोसाइट। और ग्रेन्युल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो ये ग्रेन्युल शब्द आ रहा है इसका मतलब होता है पार्टिकल्स, तो कण, छोटे छोटे कणों के रूप में। तो यही WBC के 2 प्रकार हैं। तो इस आधार पे जो है आपको ये बात याद रखनी है कि जो कणिका युक्त जो WBC है वो 3 है। बेसिकली WBC आर 5 टाइप। तो जो बेसोफिल, एंसियोफिल और न्यूट्रोफिल्स, ये तीनों किस में आते हैं, BEN। क्या शॉर्ट ट्रिक याद रखेंगे कणिका युक्त में, BEN, बेन याद रखेंगे। बेसोफिल, है ना, एंसियोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, ये कणिका युक्त है। और MN रॉय आपने नाम सुना होगा, MN रॉय जो कम्युनिस्ट पार्टी के, तो केवल MN किसको याद रखेंगे, जो कणिका वाले हैं। तो M का मतलब क्या है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो है अपने आकार में सबसे छोटी होती है, तो ये सबसे छोटे आकार की होती है, लेकिन लिम्फोसाइट ही सबसे इंपॉर्टेंट WBC में से एक भी मानी जाती है। तो क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि जो ये लिम्फोसाइट है इसका परिपक्वन, द मैच्योरिटी ऑफ लिम्फोसाइट किस ग्लैंड में, ग्रंथि में होती है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। और इस ग्रंथि के बारे में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन भी दीजिए, जो जहाँ पर इसकी मैच्योरिटी या परिपक्वन होता है लिम्फोसाइट का, उस ग्लैंड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस भी कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो ये बात आपको पता चल गई। तो आपको क्या क्या पता चल गया, एक तो BEN, ये कणिका युक्त है, ग्रेन्युलोसाइट, बेसोफिल, एंसियोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। और कणिका विहीन कौन सी है, MN, इसका मतलब मोनोसाइट, और सॉरी MN नहीं है, ML करिए, लिम्फोसाइट, ML करेंगे, है ना, ML लिम्फोसाइट, ठीक है। तो ये बात एक याद रखिए, ये यहाँ पर मैं एक बार फिर सुधार करके बता रहा हूँ आपको, ये N नहीं है, ये L होना चाहिए, है ना, L, ठीक है। अब आगे आ रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले बात हम किसकी कर रहे हैं, जो न्यूट्रोफिल्स है,
न्यूट्रोफिल सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा संख्या कौन सी वाली WBC की होती है, तो आपको याद रखना है कि न्यूट्रोफिल्स संख्या में सबसे ज़्यादा होते हैं। और न्यूट्रोफिल्स कैसे हैं? न्यूट्रोफिल्स ये कणिका युक्त हैं, है ना। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है इनमें वो ये आता है कि बैक्टीरिया पर संक्रमण के समय सबसे ज़्यादा जो आक्रमण करती है अटैकर, ये अटैकर सेल्स हैं, अटैकर कोशिकाएं। तो न्यूट्रोफिल्स क्या होती है? जब भी कभी कंटेजियस हो जाता है, इन्फेक्शियस हो जाता है काम, तो उस केस में जो है ना ये जीवाणुओं को, है ना, मारने का काम करती है ना। एक वर्ड आ रहा है यहाँ पर मल्टीलॉब्ड न्यूक्लियस है। मल्टीलॉब्ड का मतलब है कि अलग अलग सतह बनी होती है इसमें, है ना। और हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? बहुपल्वित केंद्र होता है। तो मल्टीलॉब्ड जो है ये न्यूक्लियोफिल्स होती हैं और ये, है ना, ग्रेन्युलोसाइट है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, मल्टीलॉब्ड होती है। न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा संख्या में और संक्रमण के समय यही अटैक करती है, ये बात आपको याद रखनी है। अब अगला जो पॉइंट आ रहा है, इन्हीं को हम लोग फैगोसाइट, भक्षक कोशिकाएं, ये आपको दिख रहा होगा, भक्षक कोशिकाएं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फैगोसाइट। फैगोसाइट इन्हीं कोशिकाओं को बोला जाता है ना। तो ये बात आपको एक याद रखनी है। तो मेनली आपको यही बात याद रखनी है ना। बाकी ये जो इन्फॉर्मेशन है वो इतनी काम की एग्जाम के लिए नहीं है, ठीक है। तो है ना, मतलब पढ़ सकते हैं। जैसे बार बॉडीज़ पाई जाती हैं, तो बार बॉडीज़ जो है ना, ये बात याद रखना, बार बॉडीज़ विशेष लंबवत बॉडीज़ होती हैं। तो फीमेल में तो ये प्रेजेंट होती है, मेल में प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये भक्षक कोशिकाएं। तो आपसे पूछा जाए संक्रमण के समय में सबसे ज़्यादा अटैक करने वाली किन्हें फैगोसाइट कहा जाता है। फैगोसाइट का मतलब है कि जब भी कोई चीज़ मर जाती है, जीवाणु या कोई भी प्रकार का फॉरेन पार्टिकल हमारे शरीर में, विदेशी पार्टिकल हमारे शरीर में आ जाता है, तो उसका भक्षण करने का काम है, उसको खा जाने का काम, फैगोसाइट वाला काम, ये सब किसका होता है? न्यूट्रोफिल्स का होता है। और ये ग्रेन्युलोसाइट। दूसरा पॉइंट आ रहा है इएनसियोफिल्स। दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है? इएनसियोफिल्स। इसी को और क्या बोलते हैं? एसिडोफिल्स भी बोलते हैं, है ना। इओसिनोफिल या एसिडोफिल, इसे ही बोलते हैं एसिडोफिल्स, है ना। एलर्जी, आपको ये बात पता होगी, जो एलर्जी होता है, एलर्जी को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिऊर्जता। प्रतिऊर्जता का मतलब ये है कि आपने देखा होगा जिनको किसी को धूल से, किसी को सन रेज से, है ना, किसी को बैड स्मेल से, अलग अलग प्रकार की एलर्जी होती है। और एलर्जी का कोई निदान नहीं है, आपको पता होना चाहिए। किसी को आपने सुना होगा गेहूं के अंदर ग्लूटामिक एसिड पाया जाता है, और वो ग्लूटामिक एसिड के कारण जो है ना, ग्लूटेम नाम का जो प्रोटीन है, गेहूं में जो एसिड पाया जाता है वो ग्लूटामिक एसिड है, और गेहूं में जो प्रोटीन पाया जाता है वो ग्लूटेम प्रोटीन है। तो ग्लूटेम प्रोटीन से भी कईयों को क्या एलर्जी हो जाती है उनके शरीर में। तो डॉक्टर्स उनको मना करते हैं कि आप गेहूं के अलावा कोई और जो है खाद्य पदार्थ को खाएं, जैसे चावल, जैसे बाजरा, मक्का। तो ये बात आपको याद रखनी है, एलर्जी का जो कारण है उससे बचाव ही एकमात्र इलाज है। तो देखिए, एसिडोफिल्स, इओसिनोफिल्स को भी कहा जाता है ना, सेम नेम है। त्वचा का जब स्किन कंटेजियस होता है, जैसे मान लीजिए किसी को जो है मीजल्स, मम्स हो गया, या फिर है ना जो है और कोई देखें, जैसे आपने एक नाम सुना होगा कोढ़ रोग जो होता है ना, लेप्रोसी, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेप्रोसी कहते हैं। तो कोढ़ रोग में जो है त्वचा का संक्रमण हो जाता है, कोढ़ रोग में, है ना। और छोटी माता, बड़ी माता, उसमें भी क्या है? चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स में भी क्या है? त्वचा कैंसर हो जाता है। और परजीवी के संक्रमण में इसकी संख्या बढ़ जाती है। किनकी संख्या बढ़ती है? इओसिनोफिल की, इसी को एसिडोफिल भी कहते हैं। तो ये बात याद रखना, परजीवी के संक्रमण और एलर्जी के समय, स्पेशली एलर्जी के समय इनकी संख्या बढ़ जाती है। तो ये पॉइंट याद रखना है, एसिडोफिल और ए। तो देखिए यहाँ पर भी एलर्जी और एसिडोफिल या इएनसियोफिल, तो ऐसे याद रह जाएगा आपको कि किसकी संख्या जो है एलर्जी में बढ़ जाती है। तो क्या याद बताएंगे? इओसिनोफिल। इसके बाद में आ रही है बेसोफिल्स। तो आप याद रखना, सबसे ज़्यादा जो है मानव शरीर में कोई कोशिका पाई जाती है WBC में। WBC में सबसे ज़्यादा कोशिका कौन सी पाई जाती हैं? न्यूट्रोफिल की संख्या सबसे ज़्यादा है। न्यूट्रोफिल जो होता है वो लगभग, जो सबसे पहला वाला पढ़ा था हमने, न्यूट्रोफिल का परसेंटेज 65% होता है मानव शरीर में, ये बात याद रखना। और बेसोफिल्स जो है मानव शरीर में सबसे कम होता है, 0 से 1%। और एलर्जी में ये भी बढ़ जाता है। तो एलर्जी में कौन बढ़ता है? बेसोफिल्स और
एंसियोफिल्स या एसिडोफिल्स बढ़ जाता है। तो ये बात आपको एक याद रखनी है। अच्छा, WBC के बारे में हमने शुरुआती लेक्चर में ये सब पढ़ लिया है कि सामान्यतः WBC जो है 6000 से लेकर आजकल जो आ रहा है 10,000 पर 10,000, 6000 से लेकर 10,000 पर मिलीमीटर क्यूब, ये जो है ये हमारे शरीर में जो है ना संख्या पाई जाती है किसकी, WBC की। और आपको ये बात एक पता होनी चाहिए कि जब भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा संक्रमण एलर्जी हो जाती है तो लगातार आपको पता है कि आपको क्या किसकी संख्या में वृद्धि हो जाएगी, WBC की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। तो नॉर्मली कितना हो, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 10,000 तक हो जाएगा। कभी किसी को संक्रमण है, दवाइयाँ गोलियाँ खा रहा है, उसके शरीर में जीवाणु है, तो कई बार क्या होती है ये संख्या 15,000 पहुँच जाती है, कई बार 20,000 तक भी पहुँच जाती है। तो ऐसा हो जाता है, 25,000 तक भी जाती है। तो डॉक्टर्स को साफ दिख जाता है कि इसके शरीर में क्या है, परजीवी है, और उन परजीवी को खत्म करने के लिए WBC ने अपनी संख्या को बढ़ाया हुआ है ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता से उन जीवाणुओं को खत्म किया जा सके। लेकिन यदि WBC की संख्या 50,000 से ज़्यादा हो जाएगी, 50,000 से ज़्यादा हो जाएगी पर मिलीमीटर क्यूब, उस केस में आदमी को ल्यूकेमिया हो जाता है। ल्यूकेमिया का मतलब होता है रक्त कैंसर। तो ये बात आपको याद रखनी है, 50,000 से ज़्यादा WBC हो जाएंगी तो ल्यूकेमिया हो जाएगा। तो आपको एक बात साथ में और याद रखनी है, जितनी भी WBC हैं, WBC कोशिकाएं हैं, है ना, तो है ना, जितनी भी WBC कोशिकाएं हैं तो उनका संख्या यदि 50,000 से ज़्यादा हो जाए तो उस केस में क्या हो जाएगा, व्यक्ति को रक्त कैंसर, ल्यूकेमिया हो सकता है। तो ये बात आपको एक याद रखनी है। अब देखिए आगे चलते हैं। अब आ रही है बात मोनोसाइट, और मोनोसाइट में हमने क्या पढ़ा था कि ये एग्रेन्युलोसाइट हैं। एग्रेन्युलोसाइट का मतलब क्या है कि इनमें कणिकाएं नहीं पाई जाती, और ये एक प्रकार का ये भी फैगोसाइट का, भक्षाणु का काम करता है। भक्षाणु का मतलब ये इतना बड़ा होता है कि दूसरी कोशिकाओं को खा जाता है। तो मोनोसाइट जो है सबसे बड़ी कोशिका, तो आपसे पूछा जाए WBC में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, मोनोसाइट। आपसे पूछा जाए WBC में सबसे ज़्यादा कौन सी वाली WBC पाई जाती है, तो आपको न्यूट्रोफिल्स बताना है सबसे ज़्यादा। सबसे कम कौन सी पाई जाती है, तो आपको बेसोफिल्स बताना है। आकृति में सबसे बड़ी कौन सी होती है, तो मोनोसाइट। और आकृति में सबसे छोटी कौन सी होती है, तो लिम्फोसाइट जो है, लिम्फोसाइट आकृति में सबसे छोटी WBC होती है। तो सबसे छोटे आकार की WBC है, सघन केंद्रक पाया जाता है, डेंस न्यूक्लियस, है ना। और जो लिम्फोसाइट है बेसिकली ये 2 प्रकार की है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था थोड़ी देर पहले कि लिम्फोसाइट जो है उसका परिपक्वन मैच्योरिटी कहाँ होता है, तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। मेरे को लगता है कि आप लोगों ने कुछ ना आंसर जरूर दिया होगा। ये थाइमस ग्रंथि है जो वक्ष स्थल हमारे चेस्ट के अंदर पाई जाती है, ठीक है। चेस्ट का जो मिड पॉइंट है वहाँ पर एक थाइमस ग्रंथि पाई जाती है, और ये थाइमस ग्रंथि बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है, क्योंकि लिम्फोसाइट नहीं होगा ना तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यूँ मानो कि बिल्कुल नष्ट है, खत्म है। तो लिम्फोसाइट सबसे ज़्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने में मदद करते हैं। तो लिम्फोसाइट के बेसिकली आर 2 टाइप्स, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, है ना। तो जो ये बी लिम्फोसाइट है ये तो जब भी कोई टॉक्सिक पदार्थ, टॉक्सिक का मतलब जब भी हम कोई जहरीला पदार्थ खा लेते हैं तो उसको शरीर में ख़त्म करने के लिए बी लिम्फोसाइट काम करती है। और ये क्या करती है, एंटीबॉडीज़ का निर्माण भी करती है। एंटीबॉडीज़ जो है कोशिका, आपको पता है ना एंटीबॉडीज़ किस में पाए जाते हैं, प्लाज्मा में। आपको पहले के पेपर जो है मैंने सेक्शन पढ़ा है उसमें क्वेश्चंस देख सकते हैं, प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं। और टी लिम्फोसाइट जो है ये भी 2 प्रकार की होती है, तो इस पर भी मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ कि जो टी लिम्फोसाइट है ये 2 प्रकार की है, एक तो T4 और एक T8, T4 और T8। तो T8 भी क्या है, विषाक्तता में, और T4 जो है वो एड्स से लड़ने के लिए काम में आती है। तो जो यहाँ पर एक बात विशेष याद रखना, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है कि T4 लिम्फोसाइट जो है, T4 लिम्फोसाइट वो एड्स की जो है, जब भी कभी किसी व्यक्ति को एड्स होता है तो T4 लिम्फोसाइट की संख्या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, कम होती चली जाती है, और आदमी की मौत हो जाती है, क्योंकि उसमें प्रतिरक्षा तंत्र पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। तो WBC का जो है ना, WBC के आपने सारे प्रकार पढ़ लिए। सबसे बड़ी WBC कौन सी है,
है ना। आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे सबसे बड़ी WBC आकार में कौन सी है, सबसे छोटी WBC कौन सी है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज में WBC कौन सी पाई जाती है, सबसे कम परसेंटेज में WBC कौन सी पाई जाती है, कौन सी कोशिकाएं भक्षाणु या फैगोसाइट के रूप में काम करती है WBC में, और कितनी संख्या से ज़्यादा WBC की संख्या हो जाएगी तब आदमी को क्या हो सकता है, रक्त कैंसर, ल्यूकेमिया, है ना। ल्यूकेमिया मैं आपको लिख के बताता हूँ, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आते हैं। ल्यूकेमिया, तो ल्यूकेमिया का मतलब ही क्या है, रक्त कैंसर है। तो ये बात क्लियर हो गई। अब बात आ रही है WBC जो है उसको ल्यूकोसाइट कहते हैं। तो मैंने आपसे प्रश्न पूछा ही था, रक्त का पुलिसमैन है, क्यों? क्योंकि ये ध्यान रखता है कि जो भी परजीवी आए तो उसके ऊपर ये अटैक करेगा। एक बात हमेशा याद रखना, मानव के शरीर में जब भी संक्रमण हो जाए, कभी भी जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाए, या हम लोग दवाइयाँ या कोई भी मेटाबोलाइट्स, मेटल या धातु वगैरह कुछ भी खा लेते हैं, धातु का मतलब जो हम लोग दवाइयों में खा रहे हैं, उस केस में हमेशा WBC की संख्या में वृद्धि होगी या कमी होगी? WBC की संख्या में वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि WBC उनसे लड़ने के लिए अपनी संख्या को बढ़ा लेती हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गई, और इसीलिए इनको शरीर का रक्षक कोशिका भी कहा जाता है, और ये जीवाणुओं को नष्ट करने में मदद करती हैं। अब WBC के ऊपर कुछ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। WBC की संख्या पर यदि घटना WBC की संख्या घट जाए तो ल्यूको, तो आपको पता ही है WBC, पीनिया मतलब हमेशा याद रखना कमी होता है, ल्यूकोपीनिया मतलब WBC की कमी। आप बता सकते हैं कि रक्त की कमी को क्या बोलते हैं? ये मैंने आपको पहले चैप्टर्स में पढ़ाया है, रक्त की कमी को क्या बोलते हैं और रक्त की वृद्धि को शरीर में क्या बोलते हैं। ये दोनों टर्म मेरे को बताइए, एग्जाम में कई बार आती है। ये भी बताइए, जब भी RBC की कमी हो जाएगी और RBC की वृद्धि हो जाएगी तो उन्हें क्या कहा जाता है बायोलॉजिकल टर्म में, ये जरूर बताइए। अब देखिए यहाँ पर एक और टर्म आ रही है जो मैंने आपको समझा दी ऊपर ही, कि यदि WBC की संख्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए, कितनी बढ़ जाए, 50,000 से ज़्यादा हो जाए, तो उस केस में व्यक्ति को रक्त कैंसर हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया। तो ये रक्त कैंसर WBC के अत्यधिक बढ़ने के कारण होता है ना। तो ये आप ध्यान से देख लीजिए, ल्यूकेमिया, है ना। अब आ रही है बात कि रक्त कैंसर का फिर इलाज क्या क्या है। तो कुछ दवाइयाँ निकाली हैं, वो दवाइयों को आपको याद रखना है। रक्त कैंसर, जो ब्लड कैंसर जिसे ल्यूकेमिया कहते हैं, ये ल्यूकेमिया शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, याद रखना। तो विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन, ये दो दवाइयाँ, विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन, इन दोनों का प्रयोग रक्त कैंसर के निदान में, है ना, एंटी कैंसर ड्रग भी इन्हें कहते हैं। और ये कहाँ से मिलता है? जो एक एवरग्रीन ट्री है, विंका रेजिया। एवरग्रीन का मतलब है जो सदाबहार वनों में पाया जाता है, जो हमेशा हरा रहता है ना, विंका रेजिया, उस पादप से विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन मिलता है। और इसका जो टेक्निकल बायोलॉजिकल नेम है इस पादप का, वो क्या है, कैथेरेंथस रेजियस। तो ये विंका रेजिया याद रखना। और विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन किस में यूज होती हैं? एंटी कैंसर ड्रग के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अगला एक क्वेश्चन है जो पिछले सेक्शन के हिसाब से आया है। तो देखिए, पिछले सेक्शन को यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तो सब आंसर दे सकते हैं। कौन सा रक्तदान संभव नहीं है? तो देखिए, ए पॉजिटिव जो है, इसमें एंटीजन कौन सा पाया जाएगा? एक तो ए, और चूंकि पॉजिटिव है इसलिए इसमें RH फैक्टर भी होगा, तो AD इसमें पाया जा रहा है। और इसमें कौन सा पाया जाएगा? इसमें भी A भी पाया जाएगा, AB में B भी पाया जाएगा, और पॉजिटिव है इसलिए D भी पाया जाएगा। चूंकि ये दोनों हैं, इसमें भी ये दोनों हैं, तो इसकी एंटीबॉडीज दिक्कत नहीं करेंगी, तो ये रक्तदान संभव है ना, चूंकि ये इसको रक्त दे सकता है। लेकिन यदि यहाँ पर मान लीजिए ये AB नेगेटिव होता, जिसमें D नहीं होता, तो फिर ये इसको देते तो दिक्कत हो जाती, और फिर क्या हो जाता, ब्लड एग्लूटिनेशन। ये मैंने पिछले चैप्टर में बताया है, आप जरूर देख लीजिए, सीरीज, सारी लेक्चर सीरीज अच्छे से चल रही हैं। आप जो है अपडेट पहले का लेक्चर देखिए और उसके बाद में आगे बढ़िए। अगला जो सेक्शन आ रहा है, तीसरा पॉइंट, वो है O नेगेटिव और AB पॉजिटिव, है ना। मैं सेकंड वाले को बाद में लास्ट में करवाऊंगा। तो सबसे पहले तीसरा और देख रहे हैं, थर्ड सेक्शन। O नेगेटिव है, तो O में तो क्या पाया जा रहा है, ना तो इसमें A एंटीजन है, ना B है, ना ही इसके अंदर D एंटीजन है। O का मतलब ही है, तो O तो किसी को भी रक्त दे सकता है। O तो वैसे भी क्या है, सर्वदाता है,
तो ये तो किसी को भी रक्त दे सकता है, तो ये रक्तदान संभव है। ए बी नेगेटिव जो है, इसमें ए बी है, बी बी है, लेकिन डी नहीं है, लेकिन इस वाले में ए बी है, बी बी है और डी बी है, तो ये दोनों हैं, इसलिए इसको दे सकता है। तो ये बात क्लियर हो गई। लेकिन कभी भी याद रखना, बी वाला जो है, बी पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, बी है, डी है, लेकिन बी नेगेटिव में बी है, डी नहीं है। तो डी वाला जब भी आर एच फैक्टर, जब भी इसका आर एच फैक्टर जब भी इसमें जाएगा तो यहाँ पर ब्लड एक्लूटिनेशन हो जाएगा, रक्त समूहीकरण, और व्यक्ति की मौत हो सकती है। तो ये बात याद रखना कि यहाँ पर ये वाला सेकंड वाला केस जो है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो ये रक्त समूह दिया नहीं जा सकता। तो आपको ये बात पता चल गई कि सबसे पहले तो हमको ए बी और ओ का मिलान करना होता है, फिर आर एच फैक्टर देखना होता है कि कभी भी नेगेटिव वाला पॉजिटिव, जब भी कभी जो है ना आर एच फैक्टर जो नेगेटिव वाला, जिसके अंदर आर एच फैक्टर है ही नहीं, वो पॉजिटिव को रक्त समूह रक्त अपना दे सकता है, जबकि पॉजिटिव वाले में आर एच फैक्टर होता है तो ये कभी भी रक्त नहीं दे सकता। तो ये बात आपको है ना तीनों पॉइंट से याद रखने है ना। अब आगे चलते हैं। ये एग्जाम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार इसको क्वेश्चन को है ना एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है, विवाह के लिए अयोग्य जोड़ा कौन सा है, अनमैच्ड पेयर फॉर मैरिज। तो देखिए एक बात याद रखना कि यदि कोई भी व्यक्ति, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, ये ए पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, इसमें आर एच फैक्टर है, आर एच फैक्टर मतलब डी फैक्टर है। यदि इसकी शादी मान लीजिए किसी भी नेगेटिव से हो रही है, भले बी नेगेटिव है, भले ए नेगेटिव है, भले ओ नेगेटिव है या ए बी नेगेटिव है, किसी भी पॉजिटिव वाले की शादी, पुरुष की, मेल की, ये यहाँ पर मेल है और ये सभी क्या चल रही है, फीमेल चल रही है, तो किसी भी पॉजिटिव की शादी ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव या ए बी नेगेटिव से होती है तो एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। वो समस्या क्या है उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। तो पहले तो मैं आपको आंसर बताता हूँ कि पॉजिटिव वाला नर होना चाहिए लेकिन मादा नेगेटिव वाली होनी चाहिए। तो ये वाला तो ऑप्शन वो है नहीं, पॉजिटिव नर मादा नेगेटिव, तो यहाँ पर भी ये भी गलत है। पॉजिटिव नर, तो पॉजिटिव नर कौन सा है, आर एच पॉजिटिव वाला नर, लेकिन आर एच नेगेटिव वाली महिला। तो मान लीजिए मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बता देता हूँ कि कभी भी ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, या है ना पॉजिटिव पॉजिटिव वाला इधर, और ओ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वालों की शादी कभी भी किसी नेगेटिव वालों के साथ में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इसका कारण क्या है कि पहली बार जब इनका इंटरकोर्स होता है, सेक्सुअली आदान प्रदान होता है, उस केस में तो क्या होता है, पहली बार क्या होता है, जो ये नेगेटिव वाला जो है महिला जो है नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली, उसके शरीर में है ना इस पॉजिटिव वाले के लिए ना एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, ध्यान से सुनिए, एंटीबॉडी बन जाएंगे। अब अगली बार जब भी ये अपना पितृत्व पाने की कोशिश करेगा, पिता बनने की कोशिश करेगा दूसरे बच्चे को लेकर, है ना, मतलब दूसरे बच्चा की संभावना जब होगी, तो ये जो एंटीबॉडीज़ बनी हैं नेगेटिव वाले ब्लड ग्रुप में, जो महिला के अंदर जो एंटीबॉडीज़ बनेंगी, वो एंटीबॉडी जो है ना सेकेंड टाइम जो है उसके खिलाफ प्रतिरोध जनरेट कर लेंगी और जो बच्चा जो है वो गर्भ में मरा हुआ पाया जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई। इसीलिए कभी भी जो है पॉजिटिव वाले पुरुष की शादी नेगेटिव वाली महिला के साथ नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज की तारीख में क्या होता है, आज की तारीख में इंजेक्शंस वगैरह सब आ गए हैं, तो आज की तारीख में ये आसान है ना। तो ये बात पता चल गई आपको। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ, नर पॉजिटिव और मादा नेगेटिव हो तो हमेशा पहला बच्चा तो बहुत नॉर्मल होता है। क्यों? क्योंकि पहले बच्चे में क्या होता है, पहले बच्चे में जो बच्चा है उसके खिलाफ महिला में जो है ना एंटीबॉडीज ही बने केवल। लेकिन अगली बार जो भी पॉजिटिव वाले बच्चे होंगे, नेगेटिव वालों को कोई असर नहीं होगा। तो मैंने एक बार बात ध्यान से सुनिए आप कि पहला बच्चा ओके, बिल्कुल ओके, उसके बाद में क्या हुआ, दूसरा बच्चा यदि पॉजिटिव है ना, दूसरा बच्चा यदि पॉजिटिव है, पॉजिटिव आया है ना, सेकंड चाइल्ड जो है
वो यदि पॉजिटिव आया है, सेकंड चाइल्ड यदि पॉजिटिव आ गया तो वो हमेशा मृत पाया जाएगा। लेकिन सेकंड चाइल्ड यदि नेगेटिव है तो वो अलाइव मिलेगा। तो पॉजिटिव वालों के खिलाफ चूंकि एंटीबॉडी बनाई है मादा के शरीर में, इसलिए वो मरे हुए मृत पाए जाते हैं। तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए। हमेशा पहला बच्चा सामान्य होगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो भी आगे वाले हैं पॉजिटिव वाले जो हैं वो सब मृत पाए जाएंगे। और इस रोग को, इस जिसका कारण है जो गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है, उसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहते हैं। एरिथ्रो का मतलब है रक्त, ब्लास्टोसिस का मतलब है जब बच्चे के सभी अंग निकलना शुरू होते हैं। आप मुझे बता सकते हैं ब्लास्टोसिस प्रोसेस कौन से महीने में और कौन से वीक में होता है मादा के गर्भ में? और ब्लास्टोसिस प्रोसेस से आप क्या समझते हैं, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अब इसके सॉल्यूशन भी है, इसका इलाज भी है। आजकल सब चीज़ों के इलाज आ गए। तो एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन नाम का यदि इंजेक्शन लगाया जाएगा, एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन नाम का इंजेक्शन यदि लगाया जाएगा तो फिर वो बच्चा सकुशल पाया जा सकता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। तो देखिए, यदि RH पॉजिटिव की शादी RH नेगेटिव मादा से महिला से हो जाएगी तो प्रथम पॉजिटिव बच्चा जो बिल्कुल सही है, द्वितीय पॉजिटिव बच्चे की मृत्यु हो जाएगी, प्रथम नेगेटिव बच्चे की मृत्यु हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता द्वितीय नेगेटिव की भी नहीं होगी। केवल और केवल दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें में जो जो पॉजिटिव होंगे उन सब की मृत्यु हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है अब आपके सामने, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि WBC का निर्माण कहाँ होता है? तो याद रखना, गले में टॉन्सिल्स होते हैं, यहाँ पर WBC का निर्माण होता है। इसीलिए जब भी हमारे शरीर में कंटेजियस संक्रमण हो जाता है, डॉक्टर हमेशा मुंह खोल के देखता है कि कहीं टॉन्सिल में कुछ घाव तो नहीं है। और यदि घाव पाए जाते हैं, यदि उसमें घाव मिलते हैं तो उस केस में क्या है, इसका मतलब डॉक्टर को पता चल जाता है इसके बैक्टीरियल कोई डिजीज़ है। और फिर क्या करता है डॉक्टर, उसके लिए जो है एंटीबायोटिक्स दे देता है। मैंने आपसे प्रश्न पूछा था थाइमस ग्रंथि जो छाती के अंदर होती है ना, तो WBC का मैच्योरिटी करने के लिए, मैच्योर है ना थाइमस ग्रंथि, आप याद रखना यह वो ग्रंथि है जिसके ऊपर मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे। यह वो ग्रंथि है जो 8 से 10 साल की उम्र में जो है जितना इसका आकार होता है ना, उससे ये दुगनी हो जाती है। और जैसे जैसे व्यक्ति 18 से 20 साल का होता है वापस से पुनः उसी आकार में आ जाती है। तो मान लीजिए इस ग्रंथि का आकार 2 ग्राम है बचपन में जब हुआ बच्चा तो लगभग 2-3 ग्राम का है। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है 10 साल में सीधा 2 गुना हो जाएगा और वापस से जो है ना ये आधी हो जाती है उसकी। तो ये आकार परिवर्तित करती है और वृद्धावस्था में ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जो है ये जो थाइमस ग्रंथि है उसका विशेषकर काम जो WBC की सबसे छोटी कोशिका आकार में लिम्फोसाइट का ही परिपक्वन करना है। और लिम्फोसाइट सबसे ज़्यादा उम्र की आयु वाली WBC होती हैं जो लगभग 10 से 15 साल जी सकती हैं। इसके बाद में बात आ रही है प्लीहा, तिल्ली। तो आपको पता होगा स्प्लीन, प्लीहा को, तिल्ली को जो है RBC का मुर्दा ग्रह भी कहते हैं, लेकिन WBC का निर्माण यहाँ होता है। और लसिका ग्रंथियाँ जहाँ जहाँ पर भी हमारी रक्त नलिकाएँ जुड़ती हैं वो लिम्फोटिक नोड्स कहलाती हैं, वहाँ सभी पर। तो आपको कुल मिला के ये पता चल गया कि एक तो टॉन्सिल्स में, एक थाइमस ग्रंथि में, एक प्लीहा में और लिम्फोटिक नोड लसिका ग्रंथि में, और हमारे बोन मैरो है ना, रेड बोन मैरो में है ना, इन सभी में किसका निर्माण होता है? WBC का निर्माण होता है ना। मैच्योरिटी कहाँ होती है लिम्फोसाइट की? थाइमस ग्रंथि में। अब आ रही है बात, सबसे बड़ा लसिका ग्रंथ अंग कौन सा है? प्लीहा, तिल्ली। सबसे बड़ा लसिका अंग कौन सा है? तिल्ली या प्लीहा है ना। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब क्या है, कुछ शॉर्ट में क्वेश्चन है, कुछ एडवांस क्वेश्चन आ जाए उनको भी हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। तो कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं, उनके नाम भी हमें पता होने चाहिए। तो कोशिकाओं के नाम, तो यहाँ पर देखिए वे कोशिकाएं जो रक्त में पाई जाती है। सबसे पहले तो बात आ रही है बेसोफिल, और बेसोफिल क्या है? एक प्रकार की WBC है। तो बेसोफिल्स को जो ऊतक होते हैं, टिश्यू, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ऊतकों को इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं, ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, है ना, ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बेसोफिल्स जो है, आप मुझे एक और बात बताइए कमेंट बॉक्स में कि यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं, दिमाग के अध्ययन को क्या कहते हैं, किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं, और जो है ना संतानोत्पत्ति करने के लिए, मतलब गर्भ में से बच्चे को निकालने के लिए जो डॉक्टर होता है उसे क्या कहते हैं, ये बात मुझे आप जरूर बताइए। बूढ़े लोगों का इलाज करने वाला डॉक्टर क्या कहलाता है, और जो छोटे बच्चों का इलाज करने वाला डॉक्टर क्या कहलाता है, ये सभी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ये इंग्लिश के लिए भी इंपॉर्टेंट है।
तो देखिए बेसोफिल जो कि एक प्रकार का WBC है, ये ऊतकों में जो है इनको क्या बोलते हैं, मास्ट कोशिका। ऊतकों में बेसोफिल्स को क्या बोलते हैं, मास्ट कोशिका। बी लिम्फोसाइट है ना, बी लिम्फोसाइट जो एंटीबॉडी के निर्माण में मदद करती है, हमने पढ़ा था बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज के निर्माण में मदद करती हैं। इनको ऊतकों में प्लाज्मा भी कहा जाता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि प्लाज्मा का कार्य क्या होता है। जो सबसे ज़्यादा संख्या में पाई जाती है WBC, उसका नाम क्या है, 65% है लगभग, वो न्यूट्रोफिल्स है। तो इनको जो है ऊतकों में माइक्रोफेज कहा जाता है। और मोनोसाइट जो सबसे बड़े आकार की होती है, जो कि एग्रेन्युलोसाइट है, सबसे बड़े आकार की और भक्षण कर लेती है ना, बड़े बड़े जो है जीवाणुओं का और फॉरेन पार्टिकल्स का, तो इनको मैक्रोफेज कहते हैं। तो ये चारों नाम याद रहेंगे आपको। मैं एक बार और बता देता हूँ, बेसोफिल्स को जो ऊतक हैं, देखो रक्त में इन्हों बेसोफिल्स कहा जा रहा है, लेकिन जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं ना, ऊतक होते हैं, उनमें इसको क्या कहा जाता है, मास्ट कोशिका। बी लिम्फोसाइट को प्लाज्मा कहा जाता है ऊतकों में, न्यूट्रोफिल्स को माइक्रोफेज कहा जाता है ऊतकों में, और मोनोसाइट को मैक्रोफेज कहा जाता है। तो ये कुछ टर्म्स आपको एक याद रखनी है। प्लाज्मा कोशिका जो है वो एंटीबॉडी का स्त्रवण करती है। थोड़ी देर पहले हमने क्या बोला था आपको कि जो बी लिम्फोसाइट क्या कर रही है, एंटीबॉडी का निर्माण। ऊतकों में से क्या कह रहे हैं, प्लाज्मा, और प्लाज्मा ही क्या कर रही है, एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी आपको पता है, मैंने बहुत अच्छे से बताया था, एंटीबॉडी किस में पाई जाती है, प्लाज्मा में। एंटीजन्स किस में पाए जाते हैं, RBC की बाह्य सतह पे। और एंटीजन कितने प्रकार के हैं, ए एंटीजन, बी एंटीजन और डी एंटीजन। डी एंटीजन क्या होता है, जो RH फैक्टर है, रीसस फैक्टर है, वो डी एंटीजन कहलाता है। तो एंटीजन और एंटीबॉडीज दोनों ही एक प्रकार के क्या होते हैं, ये सब मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया है, अच्छे से देख लेना। ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन है ना, ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी। तो जो ग्लाइकोप्रोटीन है ना, जो ग्लाइकोप्रोटीन है, तो इसका मतलब क्या, आपको ये भी पता चल गया कि सभी एंटीजन एंटीबॉडी एक प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। जो मास्ट कोशिका है, मास्ट कोशिका जो कि बेसोफिल्स को कह रहे थे हम, वो किसका निर्माण करती है, हिस्टामिन। ये देखो हिस्टामिन भी एक प्रकार का क्या है, हिस्टामिन भी एक प्रकार का प्रोटीन है, हिस्टामिन भी एक प्रकार का प्रोटीन है, और हिस्टामिन का ये स्त्रवण करती है ना। तो हिस्टामिन जो है एक विशेष प्रकार का रसायन है जो एलर्जी के समय स्त्रवित होता है ना। बेसोफिल्स में भी हमने यही पढ़ा था ना, एलर्जी को वो खत्म करता है। तो हिस्टामिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम क्या है कि ये एलर्जी का कारक है, फैक्टर ऑफ एलर्जी। एलर्जी को प्रतिऊर्जता कहते हैं। एलर्जी वाला सेक्शन मैंने आपको सब कुछ अच्छे से बताया। कई बार आपको है ना, कभी कभी एलर्जी हो जाती है किसी विशेष चीज़ों से, तो हम कौन सी नॉर्मली गोल्ड टैबलेट्स लेते हैं, आपने नाम सुना होगा, एक तो एविल और एक सिट्रेजिन। इन 2 टैबलेट का नॉर्मली हमको रखनी चाहिए। कभी विशेष प्रकार की परिस्थिति में हमें एलर्जी हो जाए तो एविल या सिट्रेजिन से ना एलर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब ये हिस्टामिन जो प्रोटीन है, ये क्या करता है, रुधिर नलिकाओं को चौड़ा करने का, ब्रॉड करने का काम करता है। रुधिर नलिकाओं में रक्त को जमने कौन नहीं देता, हिपेरिन। रुधिर नलिकाओं को रक्त को जमाने में कौन सहायक है, फाइब्रिनोजन। तो हिस्टामिन जो प्रोटीन है वो विस्फारण मतलब डायलेशन का काम करता है। तो ये बात आपको एक पॉइंट पूरा क्लियर हो गया है। और लास्ट जो पॉइंट है जो इसमें नहीं दिखा है PPT में, है ना, इस स्लाइड में नहीं दिखा है, तो वो है प्लेटलेट्स, बिंबाणु। और आपको पता है बिंबाणु किस में कम हो जाते हैं, डेंगू रोग में बिंबाणु प्लेटलेट्स बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, है ना, और आदमी की मृत्यु हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसके शरीर में रक्त का थक्का ही नहीं जम पाएगा और अंदर ही अंदर, शरीर के अंदर ही रक्त स्त्राव होने लगता है। तो ये बड़े कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है। तो प्लेटलेट्स याद रखना, प्लेटलेट्स जो हैं वो कोशिकाओं के कण होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और खून का थक्का जमाने में सहायक है। खून का थक्का जमाने में जो है फाइब्रिनोजन जो पदार्थ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और खून का थक्का जो हमारे बाह्य त्वचा पर जमता है वो कैल्शियम धातु है ना, याद रखना, कैल्शियम जो है, कैल्शियम प्लस यही खून का थक्का जमाने में सहायक तत्व है, ये बात याद रखना। और कैल्शियम ही हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मिनरल या खनिज लवण भी है। और कैल्शियम के कारण ही मांसपेशियों में संकुचन और शिथिलन होता है। मतलब मांसपेशियां जो हार्ड होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, उसके पीछे भी कौन है जिम्मेदार, कैल्शियम है। तो ये सभी बात आपको याद रखनी है। तो जो है आप कोशिश करिए कि अपने मित्रों के साथ इस तरह की चीज़ों को शेयर करें और सीरीज़ को सीक्वेंस में देखें।
और कम से कम आपको ये अच्छी लग रही है तो कम से कम दो चार स्टूडेंट को जरूर सजेस्ट करें, आपसे भले ही वो दूर हैं, आपके फैमिली मेम्बर हैं, है ना, उन सभी को आप जरूर सजेस्ट करें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।